हेलो गाइस, मैं हूँ इल्मा और मैं आज आपको हिंदी का सैम्पल पेपर बता रही हूँ। तो आज मैं आपको हिंदी का सैम्पल पेपर बता रही हूँ। ये ज़्यादातर पेपर्स में भी आता है। तो खंड का है और वो क्या है, एक गद्यांश है। तो आपको ये गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है, इसमें आत्मविश्वास शब्दों दो शब्दों से मिलकर बना है। आत्म और विश्वास। यह आत्मा से आशय वर्तमंत है विश्वास का अर्थ भरोसा होता है ना। विश्वास का क्या अर्थ होता है? भरोसा। वस्तुतः अर्थमन के भरोसे को ही आत्मविश्वास कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? भरोसे को आत्मविश्वास कहते हैं। तो आज हम इसके टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। आप ये पूरा गद्यांश पढ़ना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये गद्यांश है और इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने हैं और मुझे बताने हैं। तो अब मैं आपको गद्यांश पढ़ के बता रही हूँ फिर से स्टार्टिंग से। अब स्टार्ट करते हैं। आत्मविश्वास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। आत्म और विश्वास दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आत्म और विश्वास, है ना। आत्मा का आशय अंतमरण है। विश्वास का अर्थ भरोसा होता है। वो तो आपको पता ही है विश्वास का क्या अर्थ होता है। वस्तुतः अंतमरण के भरोसे को ही आत्मविश्वास कहते हैं। एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि वह स्वयं को विश्वास करे, ठीक है। जिस मनुष्य ने स्वयं पर विश्वास कर लिया, मतलब अपने आप पे, जिस मनुष्य ने अपने आप पे विश्वास कर लिया तो फिर उसने मानव संसार को जीत लिया। मतलब क्या कर लिया? संसार को जीत लिया। सॉरी, यहाँ पे डग गया है। संसार को जीत लिया। उसने मानो क्या कर लिया? संसार को जीत लिया। सत्य सदाचार, ईमानदारी, सहृदयता आदि मानवीय गुणों की धारणा अपने करके आत्मविश्वास संचार किया जा सकता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व सबके द्वारा सराहा जाता है। लोग उसका सम्मान करते हैं। मनुष्य प्रत्येक को सदैव आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहिए। मतलब मनुष्य जो होता है उसको अपने आत्मविश्वास को क्या करना चाहिए? मजबूत बनाए रखना चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है। वह जीवन में उन्नति कर सकता है। आत्मविश्वास से अभाव में किसी कामयाबी की कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास के सहारे कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करना भी सरल हो जाता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास के सहारे से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। यह उनका आत्मविश्वास ही था जिसके सहारे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश की अंग्रेजी की दास्तां से मुक्त कराया। मतलब क्या है इसमें गद्यांश में कहते हैं कि राष्ट्रपति जो थे ना हमारे, महात्मा गांधी थे। राष्ट्रपति कौन थे? हमारे महात्मा गांधी थे। उनके अंदर आत्मविश्वास था, खुद पर वो यकीन करते थे, है ना। वो अपने आप पर यकीन करते थे। भाई अगर किसी को अपने आप पे यकीन नहीं होगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास की संभावना भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो खुद पर यकीन करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम सोचेंगे कि ये कहते हैं हम पेपर में मैं अच्छा कर आऊँगी, है ना। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं? हम अच्छा कर आएंगे। मेरा यकीन है कि मैं पेपर को अच्छा कर आऊँगी, ठीक है। तो खुद पर यकीन कर रही हूँ मैं कि मैं पेपर को अच्छा कर सकती हूँ, है ना। खुद पर यकीन ही तो है मेरा। किसी और पर तो नहीं है कि वो अच्छा करेगी तो मैं भी अच्छा कर दूँगी, ठीक है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो खुद पर यकीन रखना चाहिए।
गांधी जी ने खुद पर यकीन रखा और आत्मविश्वास रखा अपने ऊपर, और उसके सहारे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश के अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त कराया। मतलब अंग्रेज़, तुम्हें पता ही होगा अंग्रेज़ जो हैं वो कौन थे? ब्रिटिश सरकार, है ना। अंग्रेज़ कहाँ से आए थे? ब्रिटिश से। और वो यहाँ पे उनका मुख्य कार्य क्या था अंग्रेज़ों का, कि वो यहाँ पर राज करने तो नहीं आए थे, वो यहाँ का सामान लेने आए थे। यहाँ का सामान बहुत स्वादिष्ट था, बहुत वो था, लजीज था यहाँ के। वो क्या लेने आए थे? दालचीनी और काली मिर्च, ऐसी ऐसी चीज़ें लेने ख़रीदने आए थे। वो यहाँ पे व्यापार करने आए थे, ठीक है। उनका ये मुख्य कार्य नहीं था कि हम यहाँ पर, ना ही उनका ये मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर राज किया जाए, लेकिन उसकी जो मूल्य थी, वस्तुओं की मूल्य वो बढ़ती जा रही थी। मतलब वो ना काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा था वो खाना, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे ही राज कर लेते हैं। फिर उन्होंने सब जगह राज कर लिया, ठीक है। और जो अंग्रेज़ थे ना, उन्होंने तो राज कर लिया था अंग्रेज़ों ने। फिर जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने क्या करा? वो उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करवा दिया, यानी कि दास्तां से मुक्त करवा दिया, ठीक है। उनको मुक्त करवा दिया। अब आगे करते हैं हम। सत्य, सदाचार, ईमानदारी, सहायता आदि मानवीय गुणों की धारणा करके आत्मविश्वास का संचार किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि सत्य, सदाचार, ईमानदारी, सहायता आदि मानवीय गुणों को धारणा करके आत्मविश्वास का संचार किया जा सकता है, यानी कि खुद पर यकीन करना ज़रूरी है हमें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आत्मविश्वास शब्द का क्या अर्थ है? हमने आपको पहले बताया था ऊपर, आत्मविश्वास का क्या अर्थ होता है। आत्म और विश्वास, ये दो शब्द से मिलकर बना है, ये तो आपको पता ही है। आत्म और विश्वास, आत्म मतलब हम और विश्वास मतलब हमारा विश्वास की उम्मीद। ये आत्मा से आशय अंतर्मन से है। विश्वास का अर्थ भरोसा है, यहाँ पे दे रखा है विश्वास का अर्थ भरोसा है। वस्तुतः अंतर्मन के भरोसे को ही विश्वास कहते हैं। और आत्म का आशय क्या है? अंतर्मन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं कि आत्म का मतलब होता है अंतर्मन। और विश्वास का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में आपको फिर से लिखती हूँ। आत्म का क्या शब्द है? यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, आप लिख लेना, नोट कर लेना। आत्म का आशय है अंतर्मन, जैसे ऐसे है। और विश्वास का क्या अर्थ है? भरोसा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास के सहारे क्या संभव किया? अंतर्मन के भरोसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। यानी कि जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने आत्मविश्वास के सहारे क्या संभव किया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास के सहारे ब्रिटिश शासन कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया। यह उनका आत्मविश्वास ही था जिसके सहारे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त कराया, ठीक है। ये भी आंसर हो गया हमारा। अब थर्ड गा है, आत्मविश्वास के अभाव में किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? आत्मविश्वास के अभाव से किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, यानी कि ग प्रश्न। आत्मविश्वास के अभाव में किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? आत्मविश्वास से, यहाँ पे दे रखा है, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सबके कहाँ से एक मिनट मैं बताती हूँ। हाँ, तो इसका आंसर ये है, आत्मविश्वास के अभाव में किसी कामयाबी की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ से लेके यहाँ तक का
यहाँ से और यहाँ तक का इसका आंसर है। और इससे आगे का भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास के सहारे कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करना भी सरल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वास का संचार किसे कहते हैं? तो जिस मनुष्य ने स्वयं पर विश्वास कर लिया उसने मानव संसार जीत लिया। सत्य, सदाचार, ईमानदारी, सद्यता, सहायता आदि मानवीय गुणों को धारण करके आत्मविश्वास का संचार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट इसको आप ही करना है। तो नेक्स्ट है हमारा, बोला मत। तो इसका दूसरा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये रहा, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दें। तो अब इसका शीर्षक बताना है हमें, तो हम इसका शीर्षक देंगे आत्मविश्वास। मतलब हमें आत्मविश्वास क्या होता है, आत्मविश्वास इसका शीर्षक है। अब हम इसको पढ़ेंगे। आत्मविश्वास का मतलब क्या क्या होता है? आशय मतलब वर्तमान और भरोसा। ठीक है, और भरोसा ये होता है, इसको क्या कहते हैं? आत्मविश्वास कहते हैं। और मनुष्य को अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसी से उसका आत्मविश्वास या फिर उसका भरोसा अपने ऊपर बना रहता है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो गांधी जी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्या करा था? आत्मविश्वास के सहारे ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, संघर्ष किया था उन्होंने अपने आत्मविश्वास के सहारे, और जिसके सहारे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश के अंग्रेज़ों की दास्तान से मुक्त कराया था, यानी कि देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाया था। ठीक है, ये इसका सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट गद्यांश नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सॉरी, इस वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन 5 मिनट का गैप के बाद। तो अब हम नेक्स्ट गद्यांश स्टार्ट करते हैं। रात यूँ कहने लगी मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखी जीवन होती है। फिर से पढ़ते हैं पंक्तियों को। रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता ना सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते। और लाखों बार तुझ पे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर ही सही करते, कभी रामधारी सी दिनकर। है ना, यहाँ पर कवि का नाम दे रखा है। ठीक है, ये एक पोएम है, कविता है, जिसको आप समझें। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। तो अब हमने ये कविता पढ़ ली और इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कौन अपने आप उलझने पैदा कर फंसता है? कौन करता है? आदमी भी एक अनोखा जीव होता है। मतलब इसमें बता रखा है आदमी भी एक अनोखा जीव होता है जो अपने आप उलझन पैदा करके खुद ही फंस जाता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट है ख। यह है, यहाँ पर मैं किसके लिए प्रयोग किया है? तो यहाँ पर पोइट कौन है? यहाँ पर मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? चांद के लिए। सॉरी, चांद के लिए कह रही हूँ मैं। एक मिनट। तो बच्चों, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको गद्यांश का, फर्स्ट गद्यांश का आंसर्स बता देती हूँ। ये है फर्स्ट गद्यांश, ये रहा खंड का।
तो इसका हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, तो क्या था, आत्मविश्वास शब्द का क्या अर्थ है, पहले हमने ये पढ़ा था। तो हमने बताया था ना आपको कि आत्मविश्वास दो शब्दों से मिलकर बना है। आत्म और विश्वासी है। आत्म से आशय, अर्थ मन से है। विश्वास का अर्थ भरोसा है। वस्तुतः अंतर मन से भरोसे को ही विश्वास कहते हैं। ये आपको बताया था मैंने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा खा पाठ है हमारा नेक्स्ट। तो हम आपको बता देती हूँ खा पाठ का क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास के सहारे क्या संभव किया। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपिता जो थे ना, उनके अंदर अपने खुद पर यकीन था, खुद पर विश्वास था। तो उस पर यकीन और विश्वास, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, आत्मविश्वास। यकीन और विश्वास। मैं आपको फिर से लिख कर दिखा देती हूँ। यकीन और विश्वास। तो मिलकर क्या बना है, इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बना है, आत्मविश्वास। ये रहा हुआ आत्मविश्वास। यकीन और विश्वास, इन दोनों को ज्वाइन करके मतलब कि ये है मेरा कि क्या कहते हैं, आत्म का मतलब क्या होता है, अंतर्मन, है ना। अंतर्मन और विश्वास को जोड़ के जो वर्ड आएगा वो होगा आत्मविश्वास, ठीक है। आपको ये तो समझ आ गया। इसी के सहारे हम ना ये वाला खा पाठ भी देखते हैं। तो इसमें हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। महात्मा गांधी जो थे, उनके अंदर आत्मविश्वास के सहारे उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया, ठीक है। उन्होंने संघर्ष किया था पहले, ठीक है। यह उनका आत्मविश्वास ही था जिसके सहारे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश के अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त कराया। मैंने आपको बता दिया था पहले भी। अब हम गा पाठ देखते हैं। गा पाठ हमारा है आत्मविश्वास के अभाव में। ये हमारा खा भी पाठ हो गया और का भी पाठ हो गया है। अब हम गा पाठ देखते हैं। आत्मविश्वास के अभाव में किसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास के अभाव में कामयाबी की कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने आपको बता दिया था ये भी, कामयाबी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अब गा पाठ देखते हैं हम। आत्मविश्वास का संचार किसे कहते हैं। हमने ये पढ़ा था, हमने लास्ट लाइन में था हमारी, क्या था, सत्य, सदाचार, ईमानदारी, सहृदयता आदि मानवीय गुणों को धारणा करके आत्मविश्वास का संचार किया जा सकता है। अब है डा पाठ, है ना। इसका डा पाठ देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में उचित शीर्षक क्या है। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक है आत्मविश्वास। मैंने आपको बताया था आत्मविश्वास है शीर्षक इसका। तो ये आपको करना है। अगर आपको इसको लिखना है तो आप नोट कर सकते हैं इसको। मैं आपके लिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सारे इसके आंसर्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लेना अपने बाद में कॉपी में, ठीक है। ये एक सैम्पल पेपर है, क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में, 2020 के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या था हमारा, काव्यांश था। अपरिचित काव्यांश यानी कि पैराग्राफ नहीं था, वो एक कविता थी। ये रही, आप देख सकते हैं, ये रही। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या था, कवि के अनुसार कौन अपने आप उलझने पैदा करता है। मैंने आपको बताया था आदमी अपने आप उलझने पैदा करता है। ये रहा, आदमी एक अनोखा जीव होता है, उलझने पैदा करता है और अपने यहाँ पे खुद फंसता है और फिर पहचान होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया था चांद के लिए प्रयोग किया गया है ना। यहाँ पर दे रखे हैं, क्योंकि आप अगर स्टोरी ढंग से रीड करेंगे, अच्छे से आपको रीड करना है स्टोरी को, तभी आपको ये सब समझ आ सकता है, ठीक है। और आपको फिर से स्टोरी को रीड करना है और फिर इसके खुद ब खुद आंसर अपने आप ही देखने हैं, मतलब खुद ही ब खुद निकालने हैं। अगर आपको श्योर हो गए हो कि मेरे आंसर ये सारे ठीक है, तब आपको ये लास्ट का आंसर्स देखने हैं, ठीक है।
अब ये वाला कौन सा है, यहाँ पर मेघ का चांद के लिए उपयुक्त हुआ है, ठीक है। अब है गा पाठ हमारा। गा पाठ देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश में अनोखा जीव किससे संबोधित किया गया है। यहाँ पर देखिए अनोखा जीव किसके लिए हुआ है, यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है मैंने ये लाइन। ये अनोखा जीव किसके लिए किया गया है, आदमी। किसके लिए, आदमी के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो दे रखा है आदमी को संबोधित किया गया है, ठीक है, आप ये कर लेना। अब है घ पाठ। चांदनी शब्द का पर्यायवाची क्या है। अब हमें चांदनी शब्द का पर्यायवाची सोचना है। चांदनी का क्या क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं चंद्रिका, क्या होता है, चंद्रिका। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, चंद्रिका और ज्योत्सना, ठीक है। मेरा यहाँ पर आ नहीं रहा है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे देख कर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डा। चांद क्या देख चुका है। उत्तर क्या है इसका, चांद मनु को जगमगाते और मरते देख चुका है, ठीक है, सॉरी, जन्मते और मरते देख चुका है। क्या देख चुका है, जन्मते। मे का यहाँ पे प्रयोग किसका हो रहा था, चांद का। यहाँ पे चांद का प्रयोग हो रहा था मैं के लिए, तो यहाँ पर क्या कहता है, चांद चुका, मैं चुका हूँ देख मन्नू को जन्मते मरते, ठीक है। यहाँ पर ये रहा इसका आंसर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है, क्या है हमारा नेक्स्ट गद्यांश, ये रहा। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दे रखे थे, लेकिन मैंने आपको ये डिस्कस नहीं करवाए थे। अब मैं आपको करवा सकती हूँ डिस्कस, तो देखते हैं, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो आत्मा का यानी कि आत्मा का मतलब क्या होता है, बताओ। आत्मा का मतलब क्या होता है, अंतर्मन, ठीक है, अंतर्मन होता है आत्मा का मतलब। अब इसका पर्यायवाची बताना है आपको, क्या बताना है, पर्यायवाची। और ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। और इसके ना मार्क्स भी होते हैं, तो वो आपको पेपर में मिलता है। अगर आप गलत बताएंगे तो वो कट जाएंगे, ठीक है। आपको इन दोनों के दिखा रखा है, इन दोनों के क्या बताने, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आप लिख सकते हैं, और मैं आपको अभी बताऊंगी नहीं, आप लिखेंगे इनके पर्यायवाची शब्द, क्योंकि अगर बता दूंगी, सब बताऊंगी, तो आप लिखेंगे क्या, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। किन्हीं 4 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब आप जल्दी से इसके विलोम शब्द लिखो। अंधकार का क्या होगा विलोम शब्द, इच्छा का क्या होगा, अनुराग का क्या होगा, आदि का क्या होगा, आग्रह क्या होगा, अधिक का मतलब क्या, मतलब एक मैं बता सकती हूँ आपको इन सब में से, ठीक है। और वो आप सोच सकते हैं क्या बता सकते हैं, अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो ज़्यादा का क्या होगा, कम, ठीक है, इसका कम होगा। ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट थर्ड पार्ट। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द पहचानिए, ठीक। मीना साहसी लड़की है, बाज़ार में कुछ आम ले आओ, और बाज़ार से कुछ आम ले आओ। गा पाठ है, मेले में प्रतिदिन अनेक लोग लगते हैं, मेरी माँ आ रही है। अब विशेषण शब्द आपको पता है, विशेषण यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बताना, किसे कहते हैं, विशेषण। किसी चीज़ की विशेषता बताना इसको विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है, यहाँ पर मीठा बता सकते हैं, क्या हम क्या कहते हैं, आम मीठा, सॉरी ये बार बना दिया मैंने, है, आम मीठा है। तो इसमें हमारा विशेषण क्या होगा, मीठा, क्योंकि ये किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, ये सारी विशेषता होती है, ठीक है।
ये अब है यहाँ पर मीना साहसी लड़की है। कैसी लड़की है वो? साहसी लड़की है वो, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है साहसी, है ना। मीना साहसी लड़की है। बाजार से कुछ आम ले आओ, मतलब क्या बोल रहा है ये? कुछ आम ले आओ, कुछ आम ले आओ, ठीक है। अब इसमें क्या है, थर्ड पार्ट में, गा पार्ट में, मेले में प्रतिदिन अनेक लोग आते हैं। अब इसका अनेक होगा। अब बताइए, एक बात बताओ, नेक मतलब अनेक का अपोजिट क्या होगा? अनेक का अपोजिट आपको पता है? अनेक का अपोजिट क्या होता है? इसमें से आधा वर्ड तो आप नेक ही ले लो, हो गया। अपोजिट क्या हो गया इसका? नेक। अनेक, नेक, अनेक, ठीक है। आपको समझ में आ गई नेक और अनेक का वर्ड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आएगा? मेरी माँ आ रही है। कौन आ रहा है? मेरी माँ, ठीक है। इसमें क्या विशेषता है? मेरी माँ, ठीक है। ये इसकी विशेषता बता रही है। अब क्या है? सभी सही भाववाचक संज्ञा शब्द से अतिरिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रीमा की डैश बहुत साफ है। लिखाई, लिखना बहुत साफ है, ये तो सेंटेंस नहीं होगा कुछ, तो इसका क्या होगा? संज्ञा क्या बचेगी? भाववाचक संज्ञा। लिखाई क्या बनेगा? लिखाई, लिखाई बहुत साफ है। नौकर की डैश देखभाल मालिक ने उसकी प्रशंसा, उसके बाद क्या है? कि ईमानदार। अब इसका क्या होगा? अब चलो इसको देखते हैं। नौकर की डैश देखकर मालिक ने उसकी प्रशंसा की। इसका क्या वर्ड दे रखा है ब्रैकेट में? ईमानदार। तो इसका क्या होगा? ईमानदारी। क्या होगा? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ईमानदारी, या आधा रा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ईमानदारी देकर उसकी प्रशंसा की, ठीक है। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित स्थानों में उचित विभक्ति कारक, यानी कि विभक्ति हमने उसमें भी पढ़ी है संस्कृत में, उसको लगाकर वाक्य पूरा कीजिए, ठीक है। अभी इसमें का, राज को वाच्य समूह समारोह अवसर पर श्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार दिया गया। माँ ने राज डैश भोजन कराया। हेमा ने चाकू डैश सेब काटा। अब क्या है, हमें यहाँ पर वर्ड लगाने हैं। राम को वार्षिक समारोह में अवसर पर श्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार दिया गया। तो इसमें क्या आएगा? इसमें हमारा में आएगा। क्या आएगा इसमें? में आएगा, ठीक है, में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सॉरी, ये में यहाँ पर आना चाहिए था, इधर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं इसको में को हटा देती हूँ, इरेज कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख देती हूँ में। अब नेक्स्ट है, माँ ने राज को भोजन कराया। माँ ने राज को भोजन कराया, ये सही नहीं लग रहा, या फिर आपको लग रहा है ये सही है? आप बताना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, या फिर इसी को ठीक इसका आंसर बताती हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट में इसका आंसर बता देती हूँ आपको। तो मैं आपको आज फिर से मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ, वो मैं आपको बाद में क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस के आंसर बता देते हैं। अब इसमें बता रखा है हमें कि आत्मा का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। आत्मा का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। तो आत्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हम इसको आंसर्स करके बताएंगे। पर्यायवाची शब्द आत्मा का, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या है?
आत्मा का पर्यायवाची शब्द होगा, एक तो जीव हो सकता है, और एक देव हो सकता है। ये आत्मा के पर्यायवाची शब्द है। अब भय का क्या होगा? भय का पर्यायवाची शब्द होगा भीति और डर। भीति और डर, फिर से लिख देती हूँ, भीति और डर। इसका है जीव और देव। ठीक है, आत्मा का क्या होगा? जीव और देव, और भय का भीति और डर। अब मैं नेक्स्ट बता देती हूँ। किन्हीं 4 शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। अब इसमें क्या करना है? हमें विलोम शब्द लिखने हैं, तो हम विलोम शब्द लिखेंगे। ठीक है, अब विलोम शब्द में हम क्या क्या ले सकते हैं? हम विलोम शब्द में लेंगे अंधकार का क्या हो सकता है? बताएं, अंधकार का क्या हो सकता है? अब एक बार फिर से आप सोचें, अंधकार का क्या हो सकता है? प्रकाश। क्या हो सकता है? प्रकाश। अंधकार का मीनिंग क्या होता है? अंधा, मतलब रोशनी ना हो, उसमें किसी चीज़ में रोशनी ना हो, अंधेरा हो, अंधकार। तो इसका क्या होगा? प्रकाश। ठीक है, अब नेक्स्ट का क्या है? इच्छा। तो इसका क्या होगा? अनिच्छा। ठीक है, अनिच्छा। इच्छा और अनिच्छा। अरे यार, अब क्या है? नेक्स्ट है आदि। आदि का क्या होगा? विराग। अनुराग का क्या होगा? विराग। यहाँ पर अनुराग दे रखा है, इसका क्या होगा? विराग। और आदि का क्या होगा? अंत। आदि का अंत हो गया। फिर क्या होगा? दुराग्रह का क्या होगा? आग्रह। मतलब इसका आग्रह का क्या होगा? देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने की तो जगह नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो आत्मा का क्या होगा? जीव और देव। और भय का क्या होगा? भीति और डर। इसमें से आप ले सकते हैं आत्मा का जीव, मतलब देव लिख सकते हैं, ये इजी है। और भय का मतलब डर, भयभीत होना, भयभीत भी लिख सकते हैं आप, डर लिख सकते हैं, भीति लिख सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा सेकंड पार्ट, देखते हैं हम इसके आंसर देखते हैं। आंसर्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इसका क्या होगा? अंधकार का क्या होगा? प्रकाश। ठीक है, अनिच्छा। अंधकार का क्या होगा? प्रकाश। अब मैं आपको इरेज करके बता देती हूँ। और इच्छा का क्या होगा? इच्छा का क्या होगा? आंसर इच्छा का अनिच्छा। इच्छा का अनिच्छा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट बताती हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या होगा नेक्स्ट? इच्छा का तो मैंने आपको बता दिया, और प्रकाश का भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुराग। इसका क्या होगा? विराग। अनुराग का विराग। ठीक है, आदि का अंत। ठीक है, आदि का अंत। आग्रह का क्या होगा? आग्रह का मतलब क्या होगा? दुराग्रह। दुराग्रह। ओके बच्चों, दुराग्रह हो गया। अब अधिक का क्या होगा? अधिक ज़्यादा है, तो कम का क्या होगा? न्यूनतम। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये, लेकिन मैंने आपको बताया था न्यूनतम के हट के भी हम लिख सकते हैं कम। न्यूनतम और कम एक ही होता है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट का आंसर, थर्ड पार्ट के आंसर देखते हैं। इसके पूरे के मैं आंसर आपको बता देती हूँ। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा मीना साहसी लड़की है। तो अब इसमें कलर चेंज कर देते हैं हम। तो इसका आंसर क्या होगा? मीना कौन सी लड़की है? साहसी। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, देख लेना। कैसी लड़की है मीना? साहसी लड़की है। अब नेक्स्ट है बाजार से कुछ आम ले आओ। इसमें क्या है? सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, कुछ आम। तो कुछ तो इसका यही हो गया। इसका क्या होगा? साहसी। और इसका कुछ। ठीक है, यहाँ पे कुछ आ गया, ये देख लेना। मेले में प्रतिदिन अनेक लोग आते हैं। इसमें क्या होगा? मेले में प्रतिदिन अनेक लोग आते हैं। अब इसमें क्या होगा भाई? इसमें होगा, हमने पढ़ा था, अनेक। नेक का अनेक होता है। मेले में अनेक लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। मेरी माँ आ रही हैं। क्या होगा इसमें? मेरे। इसमें मेरी क्या है? क्या है इसमें? मेरी। मैं आपको फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ, ये मिट गया, सॉरी। साहसी और कुछ और अनेक और मेरी इसमें क्या है? मेरी है। मेरी है इसमें विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। इसमें उसकी लिखते तो उसकी आता, मेरी आता, और वह आता, तुम्हारी आता, ये सारे इसमें आ जाते। तुम आता, तुम्हारी आता। ठीक है, ये सब आ जाते। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सही भाव लगाने इसमें। तो इसमें क्या आएगा? इसका आएगा, मैं ब्लैक से लिखती हूँ इसका कलर। नेक्स्ट इसका होएगा लिखाई। क्या होगा? लिखना का क्या होगा? लिखाई, क्योंकि इसमें हमें भाववाचक संज्ञा बताने हैं, तब भाव बताने हैं हमें इसके। तो हम इसके क्या लिखेंगे? लिखाई। ठीक है, इसमें हमारा लिखाई आएगा। क्या आएगा? लिखाई। कहाँ गया वो? ये रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिखाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख लेना। यहाँ पे भी लिख देती हूँ एक बार, लिखाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? नौकर की डैश देखकर मालिक ने उसे प्रशंसा की। ईमानदार है। इसका क्या है? ईमानदार संज्ञा दे रखे। इसका क्या होगा भाववाचक संज्ञा? इसका होगा ईमानदारी। ईमानदारी। रा के ऊपर बड़ी की मात्रा उड़ा देंगे तो क्या होगा? ईमानदारी। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पे ईमानदारी। ईमानदारी। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या था? राजा को वार्षिक समारोह डैश अफसर में, हमें ना इसकी विभक्ति बतानी है। ठीक है, अब इसमें विभक्ति क्या होगी? में। इसमें क्या होगी विभक्ति? में। माँ ने राज डैश भोजन कराया। राज को भोजन कराया, सॉरी यहाँ पे मीडिया में। ठीक है, राज को भोजन कराया। हेमा ने चाकू से सेब काटा। यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, चाकू से सेब काटा। ठीक है, यहाँ पे हम तीनों ने हमने तीनों कर दिए हैं। यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये हमने तीनों कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो कहाँ पर है? वो नीचे है, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो अब नीचे करते हैं, इसकी लेते हैं। अब नीचे का देखते हैं। फूल डैश पास नहीं थे। क्या आएगा इसका? फूल हमारे पास नहीं थे।
क्या आएगा, हमारे पास नहीं थे, नहीं थे। ठीक है, ये लिख लेना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो अब क्या है हमारा, निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग पहचानना है। क्या करना है, उपसर्ग क्या होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा उपसर्ग और विसर्ग। क्या पढ़ा होगा, उपसर्ग और विसर्ग, ये आपको पता है, उपसर्ग और विसर्ग। इसको क्या क्या पढ़ते हैं हम, सफिक्स और क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, सफिक्स और प्रेफिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, सफिक्स और प्रेफिक्स। प्रेफिक्स कौन सा होता है, अच्छा कुछ बच्चों को ये याद नहीं होता, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ आज सफिक्स और प्रेफिक्स के बारे में। ठीक है, प्रेफिक्स में क्या होता है, प्रेफिक्स किसी को लगता है ये आगे लगते हैं, किसी को लगता है ये पीछे लगते हैं, तो प्रेफिक्स से हमें याद रखना है। प्री का मतलब क्या होता है, आगे, प्री का मतलब होता है आगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा, फाइनली इसका मतलब यही होगा कि ये आगे लगेगा, फिक्स, आगे फिक्स हो गया, आगे लगेगा ये। ठीक है, और सफिक्स का मतलब क्या होगा, सफ सफ मतलब पीछे, सफिक्स मतलब आप एक ही वर्ड का नाम याद कर लोगे ना, तो आपको दोनों याद हो जाएंगे, एक को दोनों याद हो जाएंगे। ऐसे मैंने दूसरी वीडियो में भी आपको एक चीज़ ऐसी समझाई थी, दाया और बाया। ये आपको मैंने समझाया था कि दाया से दादा को याद कर लेना, दा से दादा, ये भी आ सकते हैं, और बा से अपने आप इमेजिन करके वर्ड्स देख लेना आप कौन कौन से आपको याद रखते हैं और ईजी हो जाते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ही आपको यही बताया है कि ये इससे याद हो सकते हैं, वर्ड से याद हो सकते हैं। ठीक है, प्रेफिक्स मतलब आगे लगाने वाले वर्ड और सफिक्स मतलब पीछे लगाने वाले वर्ड। ठीक है, अब पता चल गया आपको। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग मतलब जो कहाँ पे लगते हैं, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। उपसर्ग का मीनिंग होता है, उपसर्ग का मतलब आता है जो आगे लगते हैं। उपसर्ग मीनिंग इंग्लिश में भी क्या होता है, प्रेफिक्स। ठीक है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, प्रेफिक्स। अब प्रेफिक्स कौन से होते हैं, इनको ना इनमें छांटना है कि प्रेफिक्स कौन कौन से है इसमें। ठीक है, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं अपना, इसमें कौन सा सफिक्स, मतलब इसमें हमें ये बताना है कि इस वर्ड में से क्या चीज़ है जो उपसर्ग है, इन दोनों में से। तो इसमें क्या उपसर्ग होगा, दूर, इसमें क्या होगा, दूर क्या होगा, ये उपसर्ग होगा, दूर। और अधपका मतलब अधपका में क्या होगा, अध, अध होगा। और वरना अगर हम पका बोल देंगे या फिर दर्शा बोल देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे विसर्ग। ये हमारे उपसर्ग हैं, ये दोनों उपसर्ग हैं, और ये जो पीछे के लगे होते हैं ये होते हैं विसर्ग, यानी कि सफिक्स। ठीक है, जो पीछे लगते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, सफिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय पहचानिए। अब इसमें प्रत्यय क्या होगा, देखो हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ रखे हैं, जैसे उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, विसर्ग, सॉरी ये तो अपोजिट हो गया, उपसर्ग क्या क्या होगा, हम देखते हैं अभी। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो सेम। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, अभी हमने उपसर्ग पढ़ा था, अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होता है, ये मैंने ये से याद करा, ये जो पीछे लगते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ड़ा, क्या है, ड़ा। तो अब देखते हैं, यहाँ पर उपसर्ग का मतलब एक और बार बता देती हूँ मैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, आगे का, यानी कि प्रेफिक्स। प्रेफिक्स, इसमें प्रेफिक्स बता रखा है, इसमें क्या बता रखा है, सफिक्स। प्रेफिक्स एंड सफिक्स। अब ना हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रत्यय का मतलब हमें पता चल गया ये सफिक्स होता है, मैंने तब गलत पढ़ दिया था, सॉरी उसके लिए। और हमें उपसर्ग को पता चल गया था प्रेफिक्स। ठीक है, प्रे और फिक्स, सॉरी सफिक्स का मतलब। ठीक है, ये समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे पढ़ा और पढ़ाई का, वो सॉरी कमाई का। अब हम
इसमें पढ़ रहे हैं कम पढ़ा, तो इसके बाद क्या होएगा आ, पढ़ा। तो इसके बाद अब खा पार्ट है हमारा कमाई, तो क्या होगा आई, ठीक है। पढ़ा ई, इसका मतलब क्या होगा आई। देखो पीछे का आ, बड़ा आ रहा है और ई आ रहा है, आई। इसमें क्या आ रहा है ड़ा, इसमें किसकी आवाज़ आ रही है आ की, ठीक है। तो इसमें सबिक्स पे हमने बता दिया है आ और आई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा संधि। अब हमारा क्या होगा संधि विच्छेद। तो अब क्या बताना है हमें, संधि विच्छेद बताने हैं। संधि विच्छेद हमें अब बताने, तो इसमें संधि विच्छेद के लिए हमें क्या दे रखा है, संधि विच्छेद के लिए इसमें हमें दे रखा है सीमांत। अब संधि विच्छेद होते क्या हैं भाई, हम भी बता लें होते क्या हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद होते हैं, जैसे हम बोलेंगे, हाँ ये समझ लो, हमने ये समझ लिया कि ये संधि विच्छेद साथ में है, संधि और इसके साथ ही विच्छेद, ठीक है। हमने समझ लिया सालों साथ में दोनों संधि विच्छेद, ठीक है। अब हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इसको करेंगे संधि जमा विच्छेद, ठीक है। हम ऐसे लिख लेंगे और इज इक्वल टू डाल के हम लिख देंगे संधि विच्छेद, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। अभी समझ आ गया। अब ऐसे सीमांत का है, तो इसका क्या होएगा मैं ऊपर आपको बता रही हूँ लिखकर, ठीक है। सीमा, देखो क्लियर दिख रही हूँ मैं, जमा, आपको दिख रहा होगा आराम से, अंत, सीमांत, ठीक है। तो इज इक्वल टू डाल के हम लिख देंगे यहाँ पे सीमांत, ठीक है। सीमांत हो गया। अब हम नेक्स्ट का देखते हैं रमेश। तो रमेश का क्या होगा रमा जमा एश, रमेश इज इक्वल टू डाल के हम पूरा ये नाम लिख देंगे कि रमेश इज इक्वल टू डाल के रमेश, ठीक है। आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब आप नोट भी कर लेना यहाँ पे सीमा जमा अंत सीमांत और रमा जमा एश रमेश, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह, या अब समास विग्रह ये क्या होता है। अबे भाई ये तो नई नई ग्रामर पोर्शन है या हमारा, आपको पता है हमारा ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। हम इसमें नई नई ग्रामर समझेंगे, ठीक है। अब भाई समास विग्रह क्या होता है ना, अब ये समझेंगे। आप इसको इंटरेस्टिंग में लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर से है ना। अब हम आप बताएं समास विग्रह होता क्या है। अब इसमें बता रखा है आप बीती, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। क्या करना है एक्सप्लेन, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेन क्या करेंगे भाई, ये भी बता दिए आप, हाँ। एक्सप्लेन क्या करना है आप बीती क्या होता है, इसका मतलब आप बीती मतलब आप पर बीती, ऐसे इसका एक्सप्लेन करते हैं आप पर बीती, ठीक है। समझ में आया, आप बीती मतलब आप पर बीती। तो इसका मतलब क्या होगा प्रतिमास का मतलब मैंने आपको लिख दिया है प्रत्येक मास, मैंने इसीलिए आपको बताया था पहले आप बीती का मतलब आप पर बीती। प्रत्येक मास मतलब क्या होगा प्रतिमास मतलब प्रत्येक मास, हर एक मास, इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है और इसका भी मतलब यही है, ठीक है। ये आप लिख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट है किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखें मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बताऊँगी मुहावरा, बाकी तो आप ही करेंगे क्योंकि आपसे ज़्यादा और कौन कर सकता है, ठीक है। आप ही करना है, ठीक है, आपको ही करना है, ओके। बस मैं आपको
तो अब इसमें है पानी फेर देना, किस पर पानी फेर देना। अब क्या है, रोहित ने पिताजी की आंखों पर पानी फेर दिया। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रोहित ने पिताजी, आधा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जी, की के ख्वाबों, आधा बा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, पर पानी फेर दिया। ठीक है, रोहित ने पिताजी के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते थे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हवाई किले बनाना, आसमान टूटना, टेढ़ी खीर। ये आप लिखेंगे, खुद लिखना है। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर है, ग्रामर पोर्शन जो है हमारा, ये यहाँ तक ख़त्म होते हैं। ग्रामर पोर्शन लास्ट है, ये हमारा लास्ट ख़त्म हो गया है, यानी कि ये वाला तो यहाँ तक लास्ट था। अब नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ में है। देखें, आप देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स के पैराग्राफ में से दे रखा है। ठीक है, ये आपको अभी नहीं करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए बस यही क्वेश्चंस थे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा चैनल है तो इसको आप बेल आइकन भी दबा देना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, गुड बाय। मेरा यूट्यूब चैनल है इल्मा स्टडी, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।